जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र वंदना चैनल पर मैं प्रतिका डॉक्टर प्रवीण सरोहा जी के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये है चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांति यात्रा का भाग 7 यानी कि अंतिम भाग, जहाँ हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद की भेंट का और कुछ ही दिन बाद आज़ाद का एनकाउंटर। इनमें आपस में क्या संबंध है, इस घटना को बताने के लिए आज हमारे साथ है श्री प्रदीप देशवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। सर, शुरू करते हैं। एक और क्रांतिकारी थे पृथ्वी सिंह आज़ाद, उनकी चंद्रशेखर आज़ाद से कैसे मुलाकात हुई? प्रतिका, पृथ्वी सिंह आज़ाद एक पीढ़ी पहले के क्रांतिकारी थे, और जो गदर पार्टी का आंदोलन था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में उनको काला पानी की सज़ा हुई थी, बल्कि पहले फांसी की सज़ा हुई थी जो बाद में काला पानी में बदल दी गई थी। 1921 में जब उनको सेलुलर जेल से मेनलैंड पे लाया गया और ट्रेन से उनको किसी जेल लेके जा रहे थे, तो वो चलती ट्रेन से कूदकर भाग गए थे। बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है। पृथ्वी सिंह आज़ाद के बारे में आप पढ़ें जाने हैं तो इतना थ्रिल है उनकी स्टोरी में, वो कमाल के व्यक्ति थे। उसके बाद पुलिस उनको ढूंढती ही रही, उनका कोई पता नहीं चला, और बड़ी मज़ेदार कहानियां हैं उनकी अपने आप में। पर उनकी भेंट इनसे कैसे हुई, चंद्रशेखर आज़ाद से कैसे हुई, ये संदेश भगत सिंह से आया था। भगत सिंह ने जेल से ये मैसेज भेजा कि पृथ्वी सिंह आज़ाद को ढूंढो। पुलिस को तो नहीं पता चला, पर क्रांतिकारी ढूंढ सकते हैं। तो हालात ये थी कि सीनियर लीडरशिप तो सारी खत्म हो चुकी थी, सारे जेलों में थे या शहीद हो गए थे, अकेले चंद्रशेखर आज़ाद बाहर बचे थे। तो ये संदेश भगत सिंह ने दिया कि कहीं से पृथ्वी सिंह आज़ाद को खोजो। वो अनुभवी क्रांतिकारी भी हैं और बहादुर भी हैं, शूरवीर हैं। तो उनके साथ आने से दल को हिम्मत मिलेगी फिर से इकट्ठा करने में, खड़ा करने में। तब फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रयास किए, साथियों को यहाँ वहाँ दौड़ाया, और पृथ्वी सिंह आज़ाद से उनकी मुलाकात इलाहाबाद में ही होती है। उसका जिक्र जो ऑटोबायोग्राफी पृथ्वी सिंह आज़ाद ने लिखी है, क्रांति पथ का पथिक, उसमें वो खुद जिक्र करते हैं कि 1-1.5 घंटा इलाहाबाद में मेरी मुलाकात हुई, जो पहली भेंट होती है उनकी। और कहते हैं कि मैं उस मुलाकात, वो कमाल की मुलाकात थी। मैंने देखा कि उनके विचारों में बड़ी स्पष्टता थी। को चंद्रशेखर आज़ाद को मैंने ऐसा व्यक्ति पाया कि जिसके साथ मिल के ये लड़ाई लड़ने में मज़ा आएगा, आनंद आएगा, कि ऐसे व्यक्ति के साथ चलना फ़ख्र की बात है। क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता रहती थी सर, और इस धन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये लोग डाका भी मारते थे। तो इस क्रम में एक दिल्ली में चांदनी चौक पे एक स्टोर पे इन्होंने एक डाका मारा था। उसको वो प्रमुख घटना बताते हैं, इसके बारे में सर बताएं। देखिए, वर्ष 1929 में, जैसे मैंने पहले कहा कि सारे लीडर्स बड़े बड़े तकरीबन गिरफ्तार हो चुके। अब चंद्रशेखर आज़ाद लगे हैं नए नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने। जो रेजिडुअल बचा था उसके सहारे फिर से पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, और पैसे की तो ज़रूरत है ना। इनको कोई डोनेशन देने वाला तो था नहीं ना। अब जहाँ कहीं रहोगे, किराए पे कोई कमरा लोगे, उसका किराया भी देना है। एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, उसका भी किराया देना है। भूख लगेगी तो रूखी सूखी ही सही कुछ चना गुड़ कुछ तो खाओगे ना। तो हथियार चाहिए, क्रांति कर रहे हो, हथियार बिना पैसे आ जाएंगे क्या? तो पैसे की ज़रूरत तो रहती थी। तब दिल्ली में 6 जुलाई 1930 की घटना है। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ये डाका डाला जाता है। चांदनी चौक में गाड़ोदिया स्टोर्स होता था, बड़ी फेमस दुकान थी ये। वहाँ ये डाका डाला गया, और इस डाके में
13-14 हजार रुपए मिले थे। और जब वहां से ये निकलते हैं डाका डाल के, तो ये हिंदू कॉलेज पहुंचते हैं। हिंदू कॉलेज में एक लेक्चरर होते थे नंद किशोर निगम, वो हॉस्टल वार्डन भी थे। ये उनके पास पहुंचते हैं और वहां छिपते हैं। नंद किशोर निगम का एक ऑडियो इंटरव्यू अवेलेबल है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे आप देखेंगे, वहाँ अवेलेबल है। उस घटना के बारे में वो भी विस्तार से बताते हैं। और भी साथी क्रांतिकारियों ने इसका जिक्र किया, रामकृष्ण खत्री ने बताया, बहुत लोगों ने जिक्र किया है। 13-14 हजार रुपये वहाँ से मिले। और रामकृष्ण खत्री तो यहाँ तक लिखते हैं कि जब सेठ गाड़ोदिया को इसके बारे में पता चला, उसके स्टोर पे डाका डालने वाले डाकू नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे, और चंद्रशेखर आजाद खुद शामिल थे, उनके नेतृत्व में डाका डाला गया था। तो रामकृष्ण खत्री लिखते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कहा था कि पुलिस की जांच में कोई सहयोग नहीं करना है, और संदेशा भिजवाया था आजाद तक कि पैसे के लिए जान जोखिम में मत डालिएगा, जब जरूरत हो बताइएगा, आपकी जरूरत पूरी होगी, आपकी जान बहुत कीमती है। तो ये बड़ी कमाल की बात है, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत शानदार बात है कि जिसकी दुकान में डाका पड़ा है। 13-14 हजार रुपये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। जब 10-20 रुपया महीने की सैलरी होती थी, तब 13-14 हजार की कीमत कितनी होगी। उस पैसे से हथियार भी फिर खरीदे गए। दिल्ली में ही एक बम फैक्ट्री दिल्ली में लगी है। अच्छा। यहाँ आपके झंडेवालान में, वहाँ एक बम फैक्ट्री लगाई गई हिमालयन टॉयलेट्स के नाम से। उसके ऊपर कि यहाँ तो साबुन वगैरह बनता है, दिखाया ऐसा गया। और एक और साथी क्रांतिकारी दिल्ली से ही थे, बिमल प्रसाद जैन। बड़ा अच्छा परिवार था, भरा पूरा परिवार था, दिल्ली के में रहते थे। वो अपनी पत्नी के साथ आके वहाँ रहते थे। अच्छा। कि किसी को संदेह ना हो। कुछ और क्रांतिकारी भी थे, तो दिन में जहाँ साबुन बनता था, रात को वहाँ बम तैयार होते थे। तो कुछ पैसा वहाँ पे वो झंडेवालान की बम फैक्ट्री में लगा, कुछ और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से वहाँ से हथियार मंगवाए, और कानपुर में भी बम फैक्ट्री खोली गई थी। सब पंडित मोतीलाल नेहरू से भी आज़ाद की भेंट हुई थी, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ प्रीतिका, 1930 में ये भेंट होती है, और इसका जिक्र करते हैं विश्वनाथ वैशंपायन। वो बताते हैं कि मैं भी आज़ाद के साथ था, हम आनंद भवन गए। आज़ाद अंदर चले गए पंडित मोतीलाल नेहरू से मिलने, और बाहर लॉन में मैं कृष्णा के साथ बैठा बातें करता रहा। कृष्णा जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन है। वो कहते हैं कि जब मिलने के बाद आज़ाद बाहर आए तो बहुत खुश थे। रास्ते में बातें नहीं हुई, पर ठिकाने पर पहुंचने पर आज़ाद ने बताया कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने हमारी आर्थिक मदद करने का वचन दिया है, और हमें भी अपनी गतिविधियां और तेज करनी है। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन था। कांग्रेस की वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और इधर ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, कहीं ऐसा दिखता है। इस बात की पुष्टि एक और सोर्स से भी होती है। जितेंद्रनाथ सान्याल जो स्वयं क्रांतिकारी थे और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में वो भी एक अक्यूज्ड थे जी। उस मुकदमे में वो बरी हुए थे, चार्जेस प्रूव नहीं हुए। तो 1931 में उन्होंने भगत सिंह पर पहली बायोग्राफी लिखी। इस किताब लिखने के अपराध में जरूर 2 साल की सजा हुई थी उनकी। एक घटना का उल्लेख करते हैं जितेंद्रनाथ सान्याल। वो कहते हैं कि मोतीलाल नेहरू हमसे मिलने अदालत में आए और आधे घंटे तक कटघरे में बैठे। इस दौरान भगत सिंह से उनकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। क्या बात हुई ये बताना इस समय मुनासिब नहीं होगा। अब क्या बात हुई थी, इसका जिक्र सेकंड एडिशन में हुआ। 1981 या शायद 1983 था जब इस बुक का सेकंड एडिशन आया। जितेंद्रनाथ सान्याल जीवित थे। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या बात हुई थी, और वो बात ये थी, भगत सिंह ने मोतीलाल नेहरू से कहा था कि हम जो रिवोल्यूशनरी एक्शंस करते हैं उससे कांग्रेस को अंग्रेजों से नेगोशिएट करने में मदद मिलेगी। देश का युवा क्रांतिकारियों के साथ खड़ा है आज, और ये सच था, इस बात को हर कोई जानता था। वो जमाना था
कि पंजाब में अगर कांग्रेस की कोई मीटिंग होती थी तो गिनती के लोग जाते थे, और नौजवान भारत सभा, वो संगठन जो भगत सिंह ने खड़ा किया था, भगत सिंह भले ही जेल में थे, लेकिन जब नौजवान भारत सभा की मीटिंग होती थी तो हजारों लोग जाते थे। तो ये बात सही है कि नौजवान उस जमाने में क्रांतिकारियों के साथ खड़े थे। तो भगत सिंह ने मोतीलाल नेहरू से कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों से नेगोशिएट करते हुए ये बात कहे कि देखिए, अगर हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, हमारी बात आप नहीं मानेंगे, अगर गांधी की बात आप नहीं मानेंगे, तो देश के लोगों को लगेगा कि गांधी कुछ नहीं दे सकते, और फिर मजबूर होके देश का युवा क्या, बाकी लोग भी क्रांतिकारियों के साथ चले जाएंगे जी। और फिर क्या होगा तुम्हारा? अगर ये सारा देश क्रांति की राह पे चल पड़ा तो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए बढ़िया ये है कि गांधी जी और कांग्रेस की रेलेवेंस को कम मत होने दो, इनकी जो डिमांड्स हैं उनको मानो, ताकि लोगों का इनमें विश्वास बना रहे और लोग वायलेंस के रास्ते पर ना जाए। जी। तो भगत सिंह ऐसा उनको एडवाइस कर रहे हैं, और ऐसी स्टेटमेंट मोतीलाल नेहरू की आई भी है। मोतीलाल नेहरू की एक स्टेटमेंट आई थी इसके असेंबली बम केस के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था, आपको ध्यान होगा कि जब असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बम फेंके तो कुछ पर्चे भी फेंके थे वहाँ असेंबली हॉल में, और उस पर्चों पे जो नीचे सिग्नेटरी दिखाए गए थे वहाँ लिखा था कि बलराज कमांडर इन चीफ, यानी कि ये पर्चा बलराज फेंक रहा है। हालांकि बलराज नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक सिंबॉलिक नेम था। वो चंद्रशेखर आज़ाद भी हो सकते हैं, वो क्रांति भी हो सकती है, वो भगत सिंह, जो भी कहें आप। तो मोतीलाल नेहरू की एक स्टेटमेंट आई थी उस घटना के बाद कि नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड हु दे वांट टू डील विद, गांधी और बलराज। तय कर लीजिए, आप गांधी की बात नहीं सुनेंगे तो ये देश बलराज की भाषा में बात करेगा। ठीक है। तो इसकी बड़ी आलोचना हुई थी, अंग्रेजों ने बहुत एतराज़ किया था कि ये जो भाषा है मोतीलाल नेहरू की भाषा, ये अच्छी भाषा नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू की क्रांतिकारियों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कई सोर्सेज से इसकी पुष्टि होती है, ऐसी उनकी वो मुलाकात थी। सर, चंद्रशेखर आज़ाद का इनकाउंटर अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ हुई, और उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात। बहुत लोग इन दोनों घटनाओं को आपस में जोड़ के देखते हैं, कई भ्रांतियां भी हैं। इसके बारे में सर क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, इसको ज़रा एक बार आप बताएं। देखिए, भगत सिंह का मुकदमा चला, बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई, बचे खुचे लोगों के साथ पार्टी को फिर से खड़ा करने का प्रयास आज़ाद कर रहे थे। उनमें से भी कई सारे लोग गिरफ्तार हो गए। सदाशिवराव मलकापुरकर गिरफ्तार हो गए, भगवान दास माहौर भी गिरफ्तार हो गए, और आपके कुछ गद्दार भी निकले। कैलाशपति ने गद्दारी की, उसकी गद्दारी से कई सारे लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी चला बाद में, और फिर कुछ और भी साथियों ने अंदर अंदर गद्दारी की। जैसे वीरभद्र तिवारी के बारे में साथी क्रांतिकारियों ने संदेह जताया है। उसी की मिली सूचना के आधार पे 11 फरवरी 1931 को विश्वनाथ वैशंपायन गिरफ्तार कर लिए गए। कायदे से यूं कह सकते हैं कि आखिरी भरोसेमंद साथी बचा था विश्वनाथ वैशंपायन, जो क्लोज फ्रेंड्स थे, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो वो भी गिरफ्तार हो गए। एक तरह से आज़ाद अकेले हो चुके थे। अब जो भी थोड़े बहुत थे वो बहुत जूनियर लेवल के थे। फरवरी में ही शुरू के दिनों में इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई है। ये तो बात तय है, मुलाकात तो हुई है, क्योंकि इसका जिक्र तो खुद जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में करते हैं। वो बताते हैं उनकी भेंट हुई है। और उसके कुछ दिन बाद 27 फरवरी को इलाहाबाद में ही वो एनकाउंटर भी हुआ, वो जहां बिल्कुल वो आमने सामने की लड़ाई में लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद वीरगति को प्राप्त हुए। उसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। 27 फरवरी 1931 की घटना कैसे घटी, वो पूरा विस्तार से उसके ऊपर एक वीडियो है, दर्शक उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका।
जहां तक बात है कि जवाहरलाल नेहरू से उनकी भेंट और अंग्रेजों से मुठभेड़, इनके बीच क्या रिश्ता है, कयास तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं। कोई एक प्रमाण इस बात का नहीं है कि इन दोनों का आपस में कोई तालमेल था, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। एक साथी क्रांतिकारी हैं सुखदेव राज, जो 27 फरवरी 1931 को जब अंग्रेजों से वो मुठभेड़ हुई अल्फ्रेड पार्क में, उस टाइम आजाद के साथ थे। वो सुखदेव राज जिनको स्वयं घायल होने के बाद आजाद ने कहा कि तुम भाग जाओ, मेरे लिए तो अब निकलना संभव नहीं है क्योंकि उनकी दाईं जांघ में गोली लग चुकी थी, वो खड़ा नहीं हो सकते थे, कि मैं तो नहीं निकल सकता यहाँ से, पर तुम भाग जाओ। तो उन्होंने सुखदेव राज को वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया था। सुखदेव राज जो इस घटना के बारे में बताते हैं, और बाकी कई सारे क्रांतिकारियों ने जो बताया है इसके बारे में। वीरभद्र तिवारी, ये भी एक साथी क्रांतिकारी था, इसी ने गिरफ्तार करवाया विश्वनाथ वैशंपायन को, और सीआईडी के जो अधिकारी थे उनका ये पड़ोसी था, पड़ोस में रहता था। इसके ऊपर कार्रवाई अंग्रेज नहीं कर रहे थे, ये आराम से खुला घूम रहा था, इसको कोई छेड़ नहीं रहा था। इसके बारे में ज्यादातर क्रांतिकारियों का मानना है कि इसी की सूचना थी चंद्रशेखर आजाद के बारे में, अंग्रेजों को मुखबरी इसी ने की। सो मच सो सुखदेव राज यहां तक लिखते हैं कि जब हम पार्क में बैठे थे, अल्फ्रेड पार्क में हम चर्चा कर रहे थे, मैं और भैया, तो भैया ने मुझे कहा कि वो देखो वीरभद्र जा रहा है, तो बाहर सड़क से वो जा रहा था। तो सुखदेव राज कहते हैं मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, जब तक मैंने उधर गर्दन घुमाई उसकी पीठ मुझे दिखी, तो वो भैया ने उसको पहचान लिया था। तो वीरभद्र वहाँ पे उस टाइम है, और वीरभद्र की बाकी जितनी सारी गतिविधियां हैं वो इस बात पर संदेह जाहिर करती हैं, जवाहरलाल नेहरू ऐसा क्यों करेंगे जी। और उस दिन मुलाकात तो हुई नहीं उनकी, वो तो कई दिन पहले मुलाकात हुई है जवाहरलाल नेहरू से। तो जवाहरलाल नेहरू को कैसे पता है कि आज वहां पे बैठे हैं आजाद, और दूसरी बात उनको लाभ क्या होना है। आप सोचिए एक बार, रैशनल होके सोचें। चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू के दुश्मन तो थे नहीं जी, उनके पिता से तो वो मदद मांग रहे थे, इनसे भी कुछ दिन पहले मिले थे, और इनसे कुछ मदद की उम्मीद थी, इसीलिए मिले थे। वो मदद किसी भी रूप में हो, मदद नहीं भी मिली हो तो चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि अच्छा जवाहरलाल नेहरू हमारी मदद नहीं कर रहे तो चलो जवाहरलाल नेहरू को मार देते हैं। अरे वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, वो ऐसी छोटी सोच लेके नहीं चलते थे, यूं दुश्मनियां नहीं पालते थे, ऐसे उन्होंने किसी को नहीं मारा जी। ठीक है। तो वो जवाहरलाल नेहरू के दुश्मन तो थे नहीं। जवाहरलाल नेहरू क्यों मारना चाहेगा, क्यों मरवाना चाहेगा चंद्रशेखर आजाद? जवाहरलाल नेहरू को की कुर्सी को चंद्रशेखर आजाद से तो खतरा था नहीं जी, ठीक है। रिस्क कितना बड़ा है, मान लो एक बार को कि हाँ जवाहरलाल नेहरू पुलिस को सूचना दिए थे, अगर ये बात सत्य सिद्ध हो गई होती, अगर इसके प्रमाण मान लो ऐसा किया था और ये पब्लिक में आ गए होते, जवाहरलाल नेहरू का पॉलिटिकल कैरियर क्या होता, खत्म हो जाता, क्या होता। तो क्या वो इतने बेवकूफ थे कि वो अपना करियर भी रिस्क पे लगा लेंगे एक क्रांतिकारी को मरवाने के लिए, जिस क्रांतिकारी से उनको कोई खतरा नहीं है। ठीक बात है। वो जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह से जाके जेल में मिलते हैं। तो बहुत तरह की भ्रांतियां बहुत तरह की हुआ करती हैं। सच्चाई या तो जवाहरलाल नेहरू जानते होंगे जी, पर कोई प्रमाण नहीं है और मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं उन पर संदेह करूं। बहरहाल 27 फरवरी को वो घटना घटती है। आखिरकार अंग्रेजों ने उनके शव को भी घसीट कर ट्रक में लादा है और फिर उनके शव को जलाया गया। उनके एक दूर के रिश्तेदार, बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, पंडित शिव विनायक मिश्र, वो बनारस में रहते थे, उन तक सूचना भेजी गई। वो आते हैं उनकी बॉडी को क्लेम करने, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं
तब तक क्रिमेशन के लिए ले जाया जा चुका था चंद्रशेखर आज़ाद के शव को। पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र होते थे पद्मकांत मालवीय, उनसे इनकी भेंट होती है शिव विनायक मिश्र की। वो लेके जाते हैं और फिर जब तक ये पहुंचते हैं तो शव को आग लगा दी गई थी। बहरहाल कुछ लोग 200-300 लोग थे वहाँ पे। ये फिर विधिवत फिर कुछ और उस चिता में लकड़ियाँ रखते हैं और विधिवत वो अंतिम संस्कार शिव विनायक मिश्र करते हैं। कमला नेहरू भी वहाँ पे हाजिर हैं और भी कई सारे प्रमुख लोग हैं वहाँ पे। तो वो वीर चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी बल्कि एशेस भी इनके पास थी, शिव विनायक मिश्र के पास उनकी कुछ एशेस भी थी, जो बाद में वो एशेस भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर बनते हैं। एक समय ऐसा आता है, तब उन एशेस को लेके प्रदेश भर में वो शोभा यात्रा निकलती है। लाखों लोग जगह जगह अपनी उस पे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और लखनऊ म्यूजियम में चंद्रशेखर आज़ाद की वो अस्थियां आज भी रखी हैं। हाँ, रखी हैं, वो सुरक्षित। तो दोस्तों, ये थी अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांति यात्रा। उनका अंग्रेज़ों के साथ अंतिम संघर्ष की वीडियो पहले से अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये क्रांति यात्रा अच्छी लगी हो। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे किसी और क्रांतिकारी की शौर्य गाथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।